Good morning, student. Today our topic is our agriculture, class 8, chapter number 4. Agriculture is a very old occupation of man. In the beginning, man collected his food from the fruits, leaves of the plants and hunting. As the time passed, the number of the human being went on increasing. Then it need to grow the crops for food was felt. This way the man started occupation of agriculture. With the passage of time, man made improvements in the method of agriculture. Presently, he uses machines for the purpose of agriculture. जैसे कि आप जानती हैं कि खेती बाड़ी जो हमारा धंधा है वो शुरू से ही पुराना हमारा काम है। जब से इन द बिगनिंग ऑफ मैन कलेक्टिव, शुरू में मनुष्य जो था अपना भोजन दरख्तों से, फलों से, पत्तों से शिकार करके लेता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मनुष्य की जो गिनती में क्या हो गया, बढ़ोतरी होती गई, जिससे उसकी भोजन की पूर्ति के लिए फसलें उगाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके बाद इस तरह से हौली हौली उसके खेती के काम की शुरुआत की और समय के साथ ही मनुष्य ने खेती करने के जो उसके तरीके थे, मेथड थे, उसमें भी कुछ सुधार आया। अब आप देखोगे कि जो मनुष्य है ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को यूज़ करता है खेती बाड़ी करने के लिए। अब एग्रीकल्चर जो है उसका मीनिंग जो है बहुत वास्ट है, उसको हम सिर्फ खेती बाड़ी से ही रिलेटेड नहीं रखते, बल्कि ये डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, शहद की मक्खियों को पालना, मच्छियाँ पालना, आटा चक्की लगाना या और खेती बाड़ी के धंधे भी इसमें शामिल हैं। इसलिए खेती बाड़ी का जो एरिया है वास्ट हो चुका है इस टाइम पे। इसको कुछ तत्व जो हैं प्रभावित करते हैं, जिनमें से क्लाइमेट है, रिलीफ है, टाइप ऑफ सोइल है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, मार्केट फैसिलिटीज़ है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बैंक है और अदर फैसिलिटीज़ हैं। अब आप ये सोचोगे खेती बाड़ी में ये बैंक्स वगैरह कैसे आ गए। हमारा जो खेती बाड़ी है ये प्राइवेट सेक्टर है। एग्रीकल्चर को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर हम किसको कहते हैं, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट, सेकेंडरी एंड टर्जरी। मीन्स जो प्राइवेट है वो एग्रीकल्चर है और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी बच्चे देखो जैसे कि आपने क्रॉप्स उगाई वीट की, तो वीट जो है, वीट देखो सीधा ही वीट से बिस्किट तो नहीं बन जाएगा, वीट को पीसने के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी, सर्विस दी जाएगी इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे कुछ मशीन्स लगाई जाएंगी वीट को पीसने के लिए और वो इंडस्ट्री में वीट से क्या किया जाएगा, पीस के उसको बिस्किट बनाया जाएगा। अब जो बिस्किट इंडस्ट्री में तैयार हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में तैयार हुआ है, वो टर्जरी मतलब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लोगों के घर तक कैसे पहुंचेगा, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचेगा। इट मीन्स टर्जरी में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ऐसे जो हैं तीनों सेक्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बेटा टाइप्स क्या हैं। हमारी जो खेती है ये अलग अलग किस्मों में इसको बांटना आसान नहीं है, इसीलिए खेती जो है किसी एक तत्व पर निर्भर नहीं करती। खेती की किस्में कई हैं। खेती बाड़ी की ज़मीन जो है उस पे आधारित है। हमारा जो इरिगेशन या सोशल या हमारा इकोनॉमिक बेस पे हम देखें तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है परमानेंट एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट क्या होता है बच्चे। परमानेंट जैसे कि एक ही जगह पे बार बार एक ही फसल लगानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। शिफ्टिंग मीन्स एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे खेती बाड़ी ना होनी, अलग अलग मतलब डिफरेंट जगह पे चेंज करते रहना खेती बाड़ी करने के लिए। ऐसा कबीले वाले लोग कुछ करते थे कि वो थोड़ी जगह एक टाइम पे रहे और वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, नेक्स्ट टाइम पे वो और कहीं चले गए तो उन्होंने वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा 3 ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग बेटा जहाँ पे देखो 50% से कम क्या होता है, वर्षा होती है, तो उसको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग। मीन्स
जहाँ पे बेटा ड्राई फार्मिंग आपको पता है 50% से कम जहाँ पे वर्षा होगी तो वहाँ पे कौन सी फसल उगाएंगे जो वहाँ पे हो जाए, तो वो है बेटा मेज़। ओके, जैसे कि मेज़ क्रॉप्स ज़्यादा लगाई जाएगी। ये जो है राजस्थानी एरिया में ज़्यादा डेवलप होती है ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट है बच्चे वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग जिसको हम कहेंगे जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम देख लेंगे कि ड्राई जो है वहाँ पे कौन सी फसल ऐसी चाहिए जहाँ पे हमें मतलब वर्षा कम चाहिए, और कौन सी हमें अब वेट फार्मिंग के लिए कौन सी ऐसी फसल है जिसमें पानी ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप लगा लो राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो हम वेट फार्मिंग करेंगे। ओके, तो ये कौन से एरिया में होती है, ये होती है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड दक्षिणी भारत में होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग बेटा जिसको हम कहते हैं घनी फार्मिंग, जैसे कि बेटा थोड़ी सी ज़मीन में ही खाद या सिंचाई के साधनों की पूर्ति के साथ ही ज़्यादा उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है लिया जाता है, ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग मीन्स वास्ट फार्मिंग, जैसे कि किसान के पास ज़मीन का आकार बहुत ज़्यादा है और वो मशीनों या हेलीकॉप्टर की यूसेज करता है, और इस किस्म की खेती को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बेटा क्या होती है, जैसे कि मिश्रित फार्मिंग जिसमें हाँ जी, नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बेटा ऐसी फार्मिंग जहाँ पे बेटा खेती जो है फसलें, फल, सब्जियों के साथ साथ बेटा पशुपालन का वर्क भी किया जाता है, काम भी किया जाता है, जैसे कि मच्छियाँ और शहद भी पाले जाते हैं। ठीक है, ये जो है इसको मिश्रित फार्मिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे वर्क किए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स एंड फिश, और शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो भी इसमें पाली जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट हमारी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेटा जिसमें फल, सब्जियां और फूलों के बीजों की काश्त की जाती है, उसको हम मॉडर्न मेथड से यूज़ करते हैं। ऐसी फार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्राइवेट, निजी, जो हमारी मतलब अपनी ज़मीन पे हम खुद हमारा अधिकार होता है, जिसका मालिक खुद आप किसान होता है, और ज़मीन में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, खादें यूज़ किए जाती हैं, उन सब चीज़ों पे किसान का खुद का कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारी है कोऑपरेटिव खेती। कोऑपरेटिव कैसे होती है, जैसे कि जिसमें बेटा एक संस्था होती है जो कि लोक राज्य तरीकों से चलाई जाती है, और जो किसान है वो इस संस्था का मेंबर होता है, और टाइम टू टाइम वो क्या करता है, फसल को बेचता है, और सारा प्रबंध जो है सहकारी संस्थाओं के हाथ में होता है। और जो ये सारे मेंबर होते हैं वो क्या है, खेती से जो लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो सारा ज़मीन के हिस्से के अनुसार ही आपस में बांट लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग। कलेक्टिव बेटा जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, सांझी, ठीक है, जिसमें पहले USSR बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इस किस्म की खेती पे ज़मीन पे अधिकार किसका होता था, गवर्नमेंट का ही होता था, और जो इस फार्मिंग से हमें इनकम होती थी वो हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते थे। नेक्स्ट है हमारी प्लांटेशन फार्मिंग। ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है बच्चे, ये 19 सदी में शुरू की गई थी, जिसमें फसल को बाग के रूप में लगाया जाता था, और इसमें हम एग्जाम्पल पे तौर पे कह सकते हैं कि चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़ आदि लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्सटेंस फार्मिंग।
सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है बच्चे? गुजारे के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। हाँ जी बेटा, देखो जैसे कि कुछ किसान होते हैं उनके पास ज़मीन जो है कम होती है और वो अपनी ज़मीन पे क्या करते हैं, हमारी सोशल जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं उसकी और अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, व्यापारिक, मतलब जब हम फसलें उगाते हैं किस चीज़ के लिए उगाते हैं, फॉर द प्रॉफिट इन, जैसे कि इस टाइप द एग्रीकल्चर कौन सी होती हैं, क्रॉप्स ऑन द देयर लैंड्स बाय यूजिंग द मशीन्स एंड अदर सोर्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना कैसे, सेलिंग द क्रॉप्स इन द मार्केट। हमारी जो क्रॉप्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले उसको उत्पादन करना और उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेना, वो कैसे लेंगे हम, क्रॉप्स को मार्केट में सेल करके। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हम क्या कहेंगे, इस टाइप की एग्रीकल्चर करके हम अर्न मनी करते हैं, पैसा कमाते हैं। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैविंग एक्सटेंसिव एरिया वेयर एज अ फार्मर्स हैव अ वेरी लार्ज लैंड होल्डिंग आर नोन एज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। मतलब इस तरह की जो खेती होती है, फसलें होती हैं, उसको मंडी में बेच के बहुत सारा लाभ लिया जा सकता है और संसार में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है, एरिया है, वो किसानों के पास ज़मीनों में है और उसी पे वो खेती करते हैं। हाँ जी, द कंट्रीज़ ऑफ USA एंड कनाडा प्रैक्टिस कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। USA और कनाडा में वो कमर्शियल फार्मिंग की जाती है और जो बड़े किसान हैं वो इस तरह खेती पर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, अमंग दीज फैक्टर्स आर द क्लाइमेट ऑफ मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन क्लाइमेट। मेजर जो क्रॉप्स हैं बेटा, उनके लिए अलग अलग क्लाइमेट होता है और अलग अलग उनके लिए वेदर चाहिए हमको, और ह्यूमिड रीजन अलग होता है। जैसे कि कोई क्रॉप है उसके लिए हमें क्या है, रेन ज़्यादा चाहिए और किसी के लिए कम चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट एरियाज। अब जो क्रॉप्स हैं अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं और अलग अलग एरियाज में डेवलप की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, जहाँ पे देखो जैसे कि हमने पढ़ा था कि खुश्क खेती जिसमें 50% रेन हो रही है तो वहाँ पे हम मेज़ लगाएंगे क्योंकि मेज़ को पानी की कम ज़रूरत होती है। वैसे ही देखो जहाँ पे 200 सेल्सियस तक हमारी वर्षा हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, राइस लगाएंगे। ओके, तो ऐसे ही देखो बेटा, मेजर जो क्रॉप्स हैं हमारे, कैरियल क्रॉप्स मीन्स जो हम खाते हैं, अनाज फसलें कौन कौन सी हैं, राइस, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ठीक है। रेशेदार क्रॉप्स कौन सी हैं, कपास, पटसन और सन। नेक्स्ट है हमारी पेय फसलें, बीवरेज क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, टी, कॉफ़ी एंड कोका। नेक्स्ट है हमारी सब्जियां और फलदार फसलें कौन कौन सी हैं, सेब, संतरा, बनाना, मैंगो, पीच, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कैरियल क्रॉप्स। कैरियल क्रॉप्स बेटा, संसार की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, दिन ब दिन बढ़ रही है और दुनिया में लोगों की मुख्य जो नीड है वो क्या है, नीड बेटा होती है खाना, फूड। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या है, नेसेसिटी है किसकी, फूड की। तो इसके लिए संसार में अनाज फसलों की पैदावार की जाती है जो कि 75% टोटल हमारे अनाज की फसलों की पैदावार की जाती है। इसमें से कुछ देखो, जैसे फर्स्ट हमारी है राइस। राइस जो है बेटा ये कौन से एरिया में होता है, हॉट एंड मोस्ट, ठीक है, जो कि गर्म और तर जलवायु चाहिए इसके लिए। और ये चीन, भारत, बांग्लादेश और दक्षिणी पूर्वी देशों में चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। चीन जो है संसार का 36% चावल पैदा कर रहा है और ये पहले स्थान पे है। चीन में
दरिया घाटी और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। बांग्लादेश में गंगा डेल्टा में चावल की अच्छी पैदावार है। इसके लिए बेटा कंडीशन रिक्वायर्ड टू द कल्टीवेशन ऑफ राइस, टेम्परेचर चाहिए हमको 20-30 तक, और इसके लिए हमें रेनफॉल चाहिए 100 से 200 तक। और जो सोइल है वो कौन सी चाहिए, एलुवल सोइल, क्लेवल सोइल, लोमी सोइल, डेल्टा सोइल एंड ब्लैक सोइल। रिलीफ कौन सा चाहिए, धरातल कौन सा चाहिए, शुड बी लेवल्ड सो दैट द वाटर कैन मेड द स्टैंड इन द फील्ड, जिसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, खड़ सके। लेबर, अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें लेबर चाहिए। नेक्स्ट है चावलों की जो पैदावार है उसमें मशीनरी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैन के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सस्ते और ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। चावल पैदा करने के लिए पहले नर्सरी लगाई जाती है और फिर इसको पानी के साथ बड़ा किया जाता है, फिर सुहागा आदि लगा के इसको कद्दू पुडिंग की जाती है इसकी, और इसकी जो पुडिंग है उसको निकाल के फिर दोबारा से लगाया जाता है, जिसको हम पनीरी कहते हैं। और ये थोड़ा टाइम रहने के बाद पानी की लगातार इसको ज़रूरत होती है, और ये फसल जो है कटने के लिए खुश्क होना चाहिए इसके लिए वेदर। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन। एरिया कौन कौन से हैं बेटा, देखो इसमें जैसे कि हमारा ये गर्म और ज़्यादा, इसके लिए वर्षा हमें ज़रूरत होती है, तो ये जो है कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा होने के कारण चावल की खपत भी ज़्यादा होती है। और चावल जो है मुख्य तौर पे कहाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, तटीय इलाकों में या दक्षिणी भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा पाई जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि ये चावल की खेती के प्रमुख देश हैं। नेक्स्ट है हमारा वीट। वीट में क्या है बेटा, वीट जो है हमारी अनाज एक फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा देशों में ये उगाई जाती है, और ये अमीर देश लोग चावलों की बजाय कनक की खपत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कनक में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और विटामिन्स होता है। और बसंत ऋतु में ये कनक होती है, जैसे कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 10 to 20 सेल्सियस, रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 to 100 सेल्सियस, और रिलीफ चाहिए लेवल्ड विद द जेंटल स्लोप, मतलब थोड़ी ढलान वाला, इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। बीज और खाद अच्छी किस्म के होने चाहिए, और लेबर जो है, लेबर इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ओनली लेबर जो है बीजने के समय और काटने के समय चाहिए। नेक्स्ट है वीट इज़ आ नॉर्मली सोन, ये जो आमतौर पे कब लगाई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और इसके लिए तापमान जो है कम होना चाहिए, और काटने के समय इसका तापमान ज़्यादा होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पे होती है, देखो बच्चे, चीन, यूएसए, रूस, फ्रांस, कनाडा आदि ये देश सारे कनक देश वाले मुख्य देश हैं, जो कि आबादी कम और ज़्यादा होने के कारण ये जो बड़े पैमाने पे इसमें मशीन की यूज़ की जाती है। भारत जो है कनक के लिए ये इसका देशों में दूसरा स्थान है, जो कि 72% उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पूरे देश की कुल कनक का उससे भी ज़्यादा हिस्सा प्रदान करता है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है पंजाब जो राज्य है इसमें कनक पैदा की जाती है। हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स जो 1966 और 1967 में वीट और राइस में प्रोडक्शन में जो इंक्रीजिंग हुई थी उनको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इंक्रीजिंग हुई थी 1966 में और 1967 में, इसीलिए इस ईयर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा मेज़ में हमें तापमान देखो क्या चाहिए, 18 to 27, और रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 to 100, और इसके लिए रिलीफ कितना चाहिए, लेवल्ड ऑफ द जेंटल स्लोप मीन्स साधारण हो,
और मिट्टी जो है एल्युवियल सोइल्स, रेड सॉइल एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्रोन, मतलब ये मिट्टी हमें चाहिए। मेज इज द प्रोड्यूस्ड ऑफ द लो रेनफॉल, कम रेनफॉल में मेज़ की खुश्क खेती होती है जो कि राजस्थान वगैरह में पाई जाती है। अब इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये मक्की जो है काफ़ी ज़्यादा देशों में, राज्यों में प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान 50% से ज़्यादा मक्की पैदा करते हैं ये। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब मक्की पैदा करने वाले और राज्य हैं। और ये उज्जैन, इंदौर, रतलाम, होशियारपुर, रूपनगर, चंबा जिले, जलंधर जिले में मक्की की खेती होती है। हाँ जी, चावल जो है और कनक और मक्की, इसके अलावा और भी अनाज फसलें हैं जिनको हम अलग अलग हिस्सों में पैदा करते हैं और इनके जो जौ, बाजरा, ज्वार, दालें बीज प्रमुख हैं। और ये दालें जो हैं सारे मुख्य अंग माने जाती हैं। तेल वाले बीज भी जैसे कि सरों, तोरियां, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी की खेती भी इसमें बहुत महत्व रखती है। और तेल जो हमारे खाने के लिए और हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ होता है। और दालें और तेल बीज की खेती जो है किसानों को काफ़ी आमदन प्राप्त करती है। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मीन्स रेशेदार क्रॉप्स। रेशा जो मुख्य तौर पे इसके दो साधनों पर प्राप्त करता डिपेंड करता है। कौन कौन से? एनिमल्स और प्लांट्स, मतलब जानवर और पौधे। जानवरों की श्रेणी में जैसे कि भेड़ एक ऐसा एनिमल है जो हमें रेशा प्राप्त होता है जिससे और गर्म कपड़ा बनाया जाता है। और कई ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है, जैसे कि कपाह और पटसन, इनसे भी हमें प्राप्त होता है। कपाह को कपड़ा उद्योग में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और पटसन जो है उससे हम क्या क्या बनाते हैं? बोरियां, टाट और रस्से। कपाह जो है, कपाह किसके लिए यूज़ होती है? कॉटन। कॉटन इज़ अ इम्पोर्टेंट फाइबर विच इज़ अ बीइंग ऑफ द मोर देन एनी अदर फाइबर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कपाह जो है पौधों से मिलने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपड़ा उद्योग में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनने वाला कपड़ा हल्का और पहनने में क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। इसके लिए बेटा टेम्परेचर देखो 20 to 30 सेल्सियस होना चाहिए। और रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से 100 तक होनी चाहिए। रिलीफ जो है जेंटल स्लोप, मतलब साधारण पद्धर होना चाहिए इसका। सोइल कौन सी चाहिए? काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है लेबर। लेबर इसके लिए चुनने के लिए सस्ते और सीखे हुए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। कपाह कौन कौन से एरिया में ज़्यादा पैदा की जाती है? कपाह देखो बच्चे, यूएसए, सोवियत, चीन, मैक्सिको, मिस्र और भारत में काली मिट्टी राज कपाह खेती के लिए बाकी प्रदेशों से आगे है। और अच्छी किस्म के बीजों और खादों की मदद के लिए ये रेशे पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जूट। जूट बेटा पटसन, जिसके लिए जूट एक ऐसा प्लांट है जो पतला और लंबा होता है और इसे 10 से 12 फीट तक होता है। और इसका कोई भी कंपटीशन नहीं होता किसी के साथ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए 24 से 35 सेल्सियस तक। और रेनफॉल कितनी चाहिए? 120 to 150 तक। और इसका रिलीफ जो है वो लेवल लैंड होना चाहिए। सोइल जो है एलुवियल सोइल, क्ले सोइल और लोमी सोइल होनी चाहिए। और मज़दूर जो है ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एरिया कौन कौन से हैं जूट प्रदर्शन करने वाले? एरिया हैं बेटा इंडिया में पश्चिमी बंगाल जो कि 80% पटसन पैदा करता है और बहुत सारी पटसन मिलाकर यहाँ पे लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा बीवरेज क्रॉप्स। बीवरेज क्रॉप्स जो कि चाय, कॉफ़ी और कोको इसमें शामिल किया जाता है। और ये शुरू करने से पहले कॉफ़ी का कप हमारे सामने बहुत महत्ता रखता है। इसको पीने के बाद चुस्ती आ जाती है। और ये ठंडे मौसम में बहुत गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडे के रूप में यूज़ किया जाता है। चाय जो है, चाय का एक पौधा जो है वो झाड़ी की तरह होता है
और ये झाड़ी की तरह इसके पौधे और पत्ते की चाप प्राप्त की जाती है, जिसको हम टाइम टू टाइम चीन और जापान में भी ये ज़्यादा यूज़ हो रही है। और इसके लिए हमें क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, 20 to 30 सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल इसकी 150 to 300 तक, और इसका रिलीफ जो है स्लोपी होना चाहिए, और इसकी सॉइल जो है लोमी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल रिच इन द आयरन एंड ह्यूमन्स। और लेबर क्या है, बट ज़्यादा गिनती में मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट जो है डिमांड ऑन द टी शुड बी देयर। नेक्स्ट है इसके टी पैदा करने वाले कौन कौन से एरिया हैं। ये हमारे पास हैं बच्चे, संसार में जो चाय ज़्यादा पैदा करते हैं वो चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, ताइवान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश प्रमुख हैं। और ताइवान की उलोंग चाय बहुत स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो चाय है नीदरलैंड देश को किया जाता है, और बांग्लादेश की संसार में 2% चाय पैदा करता है। और भारत में संसार में सबसे ज़्यादा चाय पैदा कर रहा है। देश में चाय की यूज़ जो है संसार में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटका आदि जो चाय के लिए प्रसिद्ध हैं ये राज्य। और ईयर 2003 और 4 में 1637 करोड़ इससे चाय के निर्यात से पूंजी प्राप्त की गई। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी देखो ये चाय जैसा ही पीने वाला पदार्थ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में कॉफ़ी पौधे को जन्मदाता माना जाता है। अफ्रीका के जो शुरुआती इथोपिया इससे अंदर ले जाया गया, और कीमत के हिसाब से कॉफ़ी चाय से ज़्यादा महंगी है। कॉफ़ी के पौधे जो हैं लगे बीजों को सुखाकर, भूनकर और पीसकर पाउडर तैयार किया जाता है, और कॉफ़ी को कॉफ़ीन के नाम से भी यूज़ किया जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। इसके लिए बेटा हमें क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर 15 to 28 होना चाहिए, रेनफॉल जो है 100 से 200, और सॉइल जो है हमारे पास ये सॉइल लोमी होनी चाहिए, और लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, मतलब सीखी हुई होनी चाहिए। कॉफ़ी पैदा करने के कौन से क्षेत्र हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सारे 25% कॉफ़ी पैदा करते हैं, और जो कि संसार में 50% कॉफ़ी की पैदावार है। कोलंबो की कॉफ़िया का जो स्वाद है वो ब्राज़ील की कॉफ़ी से भी ज़्यादा अच्छा है। और भारत में देश के सिर्फ 2.5 कॉफ़ी पैदा होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य ऐसे राज्य हैं जो कॉफ़ी पैदा करते हैं, 70% इनका हिस्सा रहा है। और भारत ऐसा देश है जिसमें कॉफ़ी की पैदावार बहुत पीछे है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ये धंधा जो है इसमें नए नए बीज और नई नई टेक्निक्स की यूजेज होती है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मशीनरी की यूज़ हो रही है खेतीबाड़ी के विकास के लिए। अलग अलग ढंग से खेतीबाड़ी की जाती है, उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं जिसके द्वारा हमें कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खेतीबाड़ी के अलग अलग तरीक़ों से खेती करने के लिए। यूएसए में खेती बाड़ी कैसे की जाती है, यूएसए में जैसे कि इसका खेतीबाड़ी देश के लगभग 20% लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं। उत्तरी, पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी अंदरले मैदान के पूर्वी हिस्से हैं, उसमें अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। और बिजाई के लिए फसलें जो हैं मंडियों से स्टोरों तक लेके जाने के लिए मशीनों की यूजेज होती है, हेलीकॉप्टर और जहाज़ों की भी यूज़ किया जाता है। और पंजाब में खेती बाड़ी की एक कैसे है, पंजाब और राज्यों के मुकाबले खेती बाड़ी में बहुत आगे है। पंजाब की जो आमदन है 35% योगदान डाल रही है, और 58% लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और इसकी मिट्टी उपजाऊ किस्म की है। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को कायम रखने के लिए किसान खादों का इस्तेमाल करते हैं। और राज्य के 6% किसानों के पास ज़मीनें 25 एकड़ से ज़्यादा है। पंजाब का किसान जो है अलग अलग तरह से फसल
उगाता है, ग्रो करता है और ये अलग अलग तरह के खेत का आकार, मिट्टी की किस्म और किस्मों पे भी निर्भर करता है। और इसके लिए ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि खेती बाड़ी जो है लोगों तक लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में इसका आधे से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। वो अपने खेत कई प्रकारों के फसल लगाता है और एक ही समय में कई बार तो 2-2 फसलें लगा लेता है। पंजाब की खेती को हम इंटेंसिव किस्म की खेती बोलेंगे। इसमें झाड़ ज़्यादा है इसलिए इसको इंटेंसिव बोला जाता है, इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। बेटा जो मैं भेज रही हूँ आपको स्क्रीनशॉट, आपने ये करने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब है खेती बाड़ी, जो कि खेती बाड़ी क्या होती है ये आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। कौन कौन से फैक्टर हैं इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, वो आपने देखना है। इसमें सारे मैंने बताए हैं। देखो, अनाज फसलों के नाम क्या है, और खेती बाड़ी का अर्थ है फसल पैदा करना, पशुपालन और खेती बाड़ी से संबंधित। खेती बाड़ी की किस्मों के नाम क्या हैं, जैसे कि सब्सटेंस खेती। ये सारा मैंने समझा दिया आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटा आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं और फाइंड करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।